हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये जो महत्व इसका होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। अलग अलग क्षेत्रों से मेरा मतलब है कि पहला कंजप्शन के क्षेत्र में इसका अलग महत्व है, फिर प्रोडक्शन के क्षेत्र में इसका अलग महत्व है, फिर एक्सचेंज के क्षेत्र में इसका अलग महत्व है, डिस्ट्रीब्यूशन में महत्व है और पब्लिक फाइनेंस में महत्व है। तो जानते हैं इन अलग अलग क्षेत्रों में इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहला कंजप्शन के क्षेत्र लेते हैं। इसमें इसका महत्व हो सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ये जो है वो आधार है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी की धारणा हमें बताती है कि जैसे जैसे वस्तु को हम यूज़ में लेते हैं वैसे वैसे जो उसकी है इम्पोर्टेंस कम होती है, और यही बात जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी में देखी जाती है। फिर ये जो सीमांत उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता नियम का एक बेस है। तो अब हमें पता है कि हर मानव जो है अनंत आवश्यकताओं से घिरा हुआ है, पर उसके पास जो साधन होते हैं वो कम होते हैं। तो मानव अपनी अनंत आवश्यकताओं की सीमित साधनों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है ना। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जबकि वह इस प्रकार अपने खर्चे करे ताकि जो खर्चे किए हुए हैं उससे प्रत्येक द्रव्य की जो है मार्जिनल यूटिलिटी प्रत्येक दिशा में बराबर हो। और हमारी जो समसीमांत उपयोगिता नियम जो है इसी बेस पर आधारित है। फिर हमें कहें कि कंज्यूमर सरप्लस का भी बेसिक यही है, उपभोक्ता की बचत का आधार भी यही है। तो ये सही है क्योंकि सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है इस इकाई के लिए दिए गए मूल्यों के बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता को मार्जिनल यूनिट से पहले की यूनिट के उपभोग से उन पर जो खर्च की गई अमाउंट है, खर्च की गई राशि से जो अधिक उपयोगिता मिल रही होती है वही उपभोक्ता की बचत होती है ना। तो ये होता है उपभोक्ता की बचत का आधार। फिर ये जो होती है वो लॉ ऑफ डिमांड का बेस भी है, क्योंकि मांग का नियम जो आधारित है वो उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, तथा उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। इस प्रकार हमारा मांग का नियम भी मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड है या आधारित है, हम ये कह सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया है कि कंजप्शन में इनका क्या क्या उपयोग है। तो ये कई सारे लॉज होते हैं उन पर बेस्ड है सीमांत उपयोगिता का नियम, है ना। फिर प्रोडक्शन में इसका क्या महत्व है। तो प्रोडक्शन तो उपभोक्ता के तरह ही उत्पादक भी उत्पादन को अधिकतम एक उत्पादक भी अपने प्रोडक्शन को अधिकतम करना चाहता है। इसके लिए वो उत्पादन के बहुत सारे साधन, जैसे हमें कहें कि लैंड होता है, कैपिटल होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, लेबर होती है, इनका वह उपयोग करता है ना। और उनसे प्राप्त जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है और उनसे प्राप्त जो उत्पादकता होती है दोनों बराबर हों, है ना। वही यही चाहता है। अतः जो सीमांत विश्लेषण के आधार पर जो हमारा है उत्पादन का क्षेत्र भी है ना, और यहाँ पर जो होती है उत्पादक सीमांत उत्पादकता और सीमांत लागत का विश्लेषण वो कर सकता है, इसका आधार है। फिर एक्सचेंज के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। तो वस्तु के मूल्य के निर्धारण में सीमांत उपयोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमें कहें कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितना प्राइस चुकाएगा, या यह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ही निर्धारित होगी। एक व्यक्ति किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई उस समय तक खरीदता है जब तक कि इकाई की सीमांत उपयोगिता उसके लिए
त्याग करने वाली राशि के मूल्य के बराबर न हो जाए। फिर हमें कहेंगे कि जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता वस्तु के क्रय मूल्य का निर्धारण करती है, ठीक उसी प्रकार एक विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य का निर्धारण करती है ना। और सीमांत लागत के आधार पर ही यह किया जा सकता है। फिर हम ये कहें कि संतुलन के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादक लागत एक दूसरे के बराबर हो जाती है और वही जो होता है हमारा संतुलन का बिंदु होता है और वस्तु का मूल्य यहीं पर निर्धारित होता है। तो हम ये कहेंगे विनिमय क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्व है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में तो उत्पादक अपने विभिन्न साधनों के एक संयुक्त प्रयास का एक रिज़ल्ट होता है और यहाँ पर उत्पादन के प्रत्येक साधन को कितना भुगतान करना है या कितना भुगतान किया जाए, इस बात को सीमांत उपयोगिता या सीमांत उत्पादकता विश्लेषण द्वारा ही हम कर सकते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस में भी इसका महत्व है कि राजस्व का अधिकतम सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर का सिद्धांत जो है वो भी सीमांत लाभ तथा सीमांत त्याग पर ही बेस्ड है। और समाज के विभिन्न वर्गों पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं और समय पर सीमांत त्याग के विचार का ही इसमें ध्यान रखा जाता है। अब हम कहें कि जो गरीब लोगों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, जबकि अमीर लोगों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता कम होती है। अतः सरकार द्वारा निर्धनों की तुलना में, गरीबों की तुलना में धनिकों पर अधिक कर लगाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का महत्व है ना। शुरू से देखा जाए कि कंज्यूमर के लिए एक अलग महत्व है। कंज्यूमर जब कंजप्शन करता है उसके लिए एक अलग महत्व है। फिर कंजप्शन के बाद प्रोडक्शन की स्टेज पर हम आते हैं तो प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर के लिए उसका अलग महत्व है। अब प्रोडक्शन के विभिन्न क्षेत्रों में उसका अलग महत्व है, जैसे विनिमय क्षेत्र में अलग तो वितरण के क्षेत्र में अलग। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए भी मार्जिनल यूटिलिटी का अपना अलग से महत्व है, क्योंकि वो वेलफेयर का काम भी करती है, वो टैक्सेस भी लगाती है और कई तरह के ऐसे काम जो किए जाते हैं जो सभी लोगों के लिए किए जाते हैं, उसमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी, ये सभी ये जितने भी क्षेत्र हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है ना। तो इनका मार्जिनल यूटिलिटी का हर जगह अपना अलग अलग महत्व है। तो ये मैंने बताया कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकती हैं। अब जहाँ इम्पोर्टेंस की बात आती है वो क्रिटिसिज्म अपने आप दौड़ा चला आता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी की क्या क्या आलोचना हो सकती हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी की आलोचना जो की गई वो कुछ निम्न बिंदु पर की गई, जैसे कि इसका मेज़र करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है ना। मनोवैज्ञानिक एक विचार है, इसको मेज़र करना बहुत कठिन है और इस विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग समय पर उपयोगिता होती है, इसलिए कहा गया है कि इसको मेज़र करना बड़ा कठिन है। फिर लिमिटेड स्कोप बताया गया है कि सीमांत विश्लेषण का जो है लिमिटेड स्कोप है, व्यष्टि इकाइयों तक ही इसका उपयोग माना गया है। फिर कहा गया है कि उपभोक्ता को हमेशा विवेकशील मानना गलत होता है और ये मानते भी हैं कि हाँ उपयोग कभी कभी या फिर हमें कहें कि हमेशा तो नहीं, कभी कभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर है वो रीति रिवाजों के कारण या आदतों के कारण या भावनाओं के कारण प्रेरित होकर निर्णय लेता है जो कि ठीक नहीं होते हैं, वो विवेकशील इतना नहीं रह पाता है। फिर ड्यूरेबल प्रोडक्शन में ये देखा गया है कि कुछ वस्तुएं अत्यंत बहुत मजबूत होती हैं जिनका कि वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है और जिसकी सीमांत उपयोगिता कभी ख़त्म ही नहीं होती है ना। जैसा कि हम गोल्ड ले लें तो गोल्ड की मार्जिनल यूटिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो वो सालों साल चलता है। तो ड्यूरेबल वाले प्रोडक्शन में ये काम नहीं करती है हमारी उपयोगिता, इसलिए इसकी आलोचना की गई। और फिर बताया गया कि जो एजम्पशन बताए गए हैं वो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे हम कहें कि हमने बोला था कि वस्तु एक रूप होनी चाहिए,
जो कि हमेशा नहीं रहती। उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, जो कि नहीं रहता, क्योंकि उसके पास कई सारे बंधन होते हैं। फिर स्वतंत्र हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये भी संभावनाएं बहुत कम देखी जाती हैं। और अब हम कहें कि उपयोगिता का माप करना बहुत कठिन है। हाँ, ये ज़ाहिर सी बात है कि उपयोगिता को मेज़र किया ही नहीं जा सकता। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना, ये भी गलत है ना। तो ये अव्यवहारिक, अवास्तविक मान्यताएं हैं, हम ये जानते हैं, जो कि आज के इस दौर में सटीक नहीं बैठती है। तो ये तो मैंने कुछ बताई आलोचनाएं और कुछ महत्व के बिंदु आपको बताए हैं, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कुछ पॉइंट्स आप महत्व के बताइए और कुछ पॉइंट्स आलोचना के पूछ लिए जाते हैं। तो इसको इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर जो है यूटिलिटी वाला, ये बस इतना ही है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इसके डायग्राम, इसका संबंध क्या होता है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसके महत्व क्या हैं, और इसकी आलोचनाएं किस तरह से की गई है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।